योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 99। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जॉन डॉन के बारे में डीपली से। जॉन डॉन एक ऐसे राइटर है जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो चैप्टर के हैं, और स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो चैप्टर जो है वो पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। जिनके राइटर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के जो राइटर है वो है जॉन डॉन, और इस जॉन डॉन को हम डीपली से पढ़ेंगे। जो आपको कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपको इसके बारे में जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो शायद नहीं पढ़ाते हैं टीचर लोग, इसलिए चलिए पढ़ लेते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सपीरियंस का कर देता हूँ और अच्छा से समझने का प्रयास करें। ये पूरा का पूरा बढ़िया से बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, और आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर इसी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए दिया गया है जॉन डॉन वाज बोर्न ऑन 1572, यानी कि जॉन डॉन का जन्म कब हुआ 1572 में, एंड और डाइड इन 1631, और वो 1631 में मर गए। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुआ 1631 में। याद रखें जॉन डॉन का जन्म कब हुआ यहाँ पर, तो जॉन डॉन का जन्म हुआ 1572 में और 1631 में उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। और कहते हैं यहाँ पर द पाइनर ऑफ न्यू काइंड ऑफ रेडिकल। यहाँ से यहाँ तक ध्यान दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हम अपने मत दिए हैं, बाद में ये पूरा का पूरा किताब में है। ठीक है, एक बार ना आप इसका लाइन देख लीजिए, यही किताब आपको पढ़ा रहा हूँ, देख लिए, ये आपको पढ़ा रहा हूँ किताब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। आप एक इस पिक्चर को देख लीजिए, देख लिए। चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया जॉन डॉन वाज बोर्न ऑन 1572 एंड डाइड इन 1631, यानी कि उसका जन्म हुआ 1572 में और मर गए 1631 में। और क्या थे वो, तो जॉन डॉन द पाइनर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ रेडिकल, वो थे आपका मार्गदर्शक थे, एक तरह से खोजकर्ता थे। पाइनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ, एक नए प्रकार के लिरिकल थे। ठीक है, लिरिकल माने गीतों में लय देने वाले। ठीक है, गीत में जो लय होता है ना, सुर ताल, वो देने वाले। द पाइनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड एस्टेटिकल। सेटेरिकल का मतलब होता है आपका व्यंग्यात्मक, और वर्ष दिया है तो सेटेरिकल वर्ष, यानी कि व्यंग्यात्मक वर्ष देने वाले राइटर थे, कवि थे जॉन डॉन। ठीक है, और वो क्या थे, मेटाफिजिकल भी थे। ठीक है, एंड कॉल्ड मेटाफिजिकल। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, कॉल्ड। यहाँ पर कॉल्ड लिखा है, इस बीच में आप लिख लीजिएगा, यहाँ हम लिख देता हूँ, कॉल्ड लिख लीजिएगा, कॉल्ड मेटाफिजिकल। ठीक है, उसे मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक। ठीक है, अध्यात्म, यहाँ लिख दिए, कॉल्ड बीच में लिख लीजिएगा, कॉल्ड मेटाफिजिकल, यानी कि उसे आध्यात्मिक कवि भी कहा जाता है। कहते कि वाज बोर्न इन, ठीक है, वाज बोर्न इन लंदन इनटू ए प्रॉस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी कि उनका जो जन्म हुआ लंदन में हुआ। ठीक है, उनका जन्म लंदन में हुआ। इनटू अ प्रॉस्पेरियस का मतलब होता है आपका धनी मनी। ठीक है, बहुत धनी मनी लोग जो होता है, तो इनटू ए प्रॉस्पेरियस यानी धनी मनी परिवार में इनका जन्म हुआ। रोमन कैथोलिक फैमिली, ठीक है, रोमन कैथोलिक फैमिली में, यानी कैथोलिक एक धर्म है। ठीक है, जो इंग्लैंड में है। ध्यान दे, रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स, और व्यापारी में। ठीक है, व्यापार समझ में आता है ना, व्यापारियों के परिवार में व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे उनके पिता। तब एट अ टाइम, और एक वक्त में, ऐसे समय में, व्हेन, ठीक है, उस समय में उनका जन्म हुआ। कहते हैं यहाँ पर वाज बोर्न इन लंदन इनटू अ प्रॉस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली, उनका जन्म लंदन के धनी मनी परिवार में, लंदन में हुआ, और धनी मनी परिवार में हुआ, रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ, जो क्या थे, एक व्यापारी थे। और एट अ टाइम, उस समय उनका जन्म हुआ, व्हेन इंग्लैंड वाज, ठीक है, जब इंग्लैंड क्या था, इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जब, ठीक है, इंग्लैंड वाज मतलब स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जो कट्टर विरोधी थे। ठीक है, इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली का मतलब कट्टर भी कह सकते हैं, स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, एंटी का मतलब विरोधी होता है, तो कट्टर विरोधी थे। कौन चीज़ का विरोधी थे, तो ये इसके कैथोलिक धर्म के कट्टर विरोधी थे। जिस समय में इनका जन्म हुआ कैथोलिक धर्म में, तो कैथोलिक धर्म के इंग्लैंड के जो लोग थे वो बहुत बड़ा विरोधी थे, एंटी कैथोलिक थे। ठीक है, एंटी कैथोलिक यानी कि उनके विरोधी थे, तो कट्टर विरोधी थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, डन वाज फोर्स्ड टू लीव, ठीक है, डन यानी कि जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जॉन डन को दबाव डाल करके, ठीक है, बलपूर्वक से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया था। ध्यान दे रहे हैं जी कि जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रेशर करके बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। और विदाउट अ डिग्री यानी कि बिना किसी डिग्री के, जबकि उन्होंने यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन उसको बिना डिग्री के बाहर निकाल दिए। ध्यान दें यहाँ पर डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जॉन डन को बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण, ठीक है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनका धर्म था कैथोलिक, ठीक है। और कैथोलिक से लोग नफरत करते उस समय में, ठीक। और ही स्टडीड लॉ, और उसने बाद में कानून की पढ़ाई की। ही स्टडीड लॉ एंड और रीड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र को भी पढ़े। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, तो उसने थियोलॉजी को भी पढ़ा एंड रीड थियोलॉजी। कहते हैं कि यहाँ पर राइटर ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू नवल एक्सपेडिशन, यानी कि उसने, ठीक है, उसने यानी कि जॉन डन ने भाग लिया। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू, ठीक है, नवल एक्सपेडिशन, उसने दो, ठीक है, दो नौसैनिक अभियानों में, ठीक है। यहाँ पर नवल माने नौसैनिक होता है, नवल और अभियान होता है एक्सपेडिशन माने, तो दो नवल, ठीक है, नवल एक्सपेडिशन, दो नौसैनिक अभियान में उसने क्या किया, भाग लिया, ठीक है। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू नवल एक्सपेडिशन, उसने दो नौसैनिक भागों में, ठीक है, अभियानों में भाग लिया, नौसैनिक अभियानों में उसने भाग लिया। एंड बिकेम सेक्रेटरी, और वो क्या बन गए, एक सचिव बन गए, ठीक है। एंड बिकेम सेक्रेटरी, वो एक सचिव बन गए टू अ पावरफुल नवल, और शक्तिशाली क्या बन गए वो, मतलब नौसैनिक बन गए। ए जॉब ही लॉस्ट, और उसे नौकरी खोना पड़ा। कब खोना पड़ा जान लीजिए, ए जॉब ही लॉस्ट, उसको अपना नौकरी खोना पड़ा। क्यों खोना पड़ा जान लीजिए आगे। व्हेन, जब, ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, यानी कि जॉब भी खोना पड़ा और उसे कुछ समय के लिए का, ब्रीफली का मतलब कुछ समय के लिए, थोड़े वक्त के लिए। तो व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, प्रिजन का मतलब जेल होता है, ठीक है। तो ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, उसे कुछ समय के लिए जेल भेजा गया, ठीक है। क्यों, तो कहते हैं कि फॉर सेक्रेटली मैरिंग, यानी कि चुपके शादी करने के लिए, ठीक है, चुपके शादी कर लिए थे, इसके लिए उसे जेल भेजना पड़ा। किससे के लिए शादी, तो कहते हैं कि हिज पैट्रॉन्स नीस, पैट्रॉन्स का मतलब होता है जो उसको रहने के लिए जगह दिए थे, आश्रयदाता थे, जिसके घर में रह करके वो वहाँ से कुछ कर रहे थे, वहाँ पर सचिव थे, उनकी भतीजी से उसने शादी कर लिया था चुपके, यानी कि सेक्रेटली मैरिंग का मतलब होता है चुपके शादी करना। तो चुपके शादी कर लिया था हिज पैटर्न्स नीस यानी कि भतीजी से, इसीलिए उसको थोड़े देर के लिए जेल जाना पड़ा। लेकिन बाद में शादी वैलिड हो गई, ठीक है, तभी तो वैलिड नहीं था इसलिए जेल जाना पड़ा, लेकिन बाद में शादी वैलिड हो गई। और आपको जानना होगा कि उसके जो पैट्रन्स नीस है वो कौन थी, तो आपको कहानी जो आपको याद होगा, एनमोर उसकी भतीजी थी, ठीक है, उसकी भतीजी एनमोर थी, और जॉन डन की पत्नी भी हो गई एनमोर, ठीक है। तो ये थी। और कहते हैं कि इन 1650, और कब, इन 1650 और 1615 में, एट द एज ऑफ 42, और 42 वर्ष की उम्र में, डन ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, यानी कि पादरी बनना स्वीकार किया। डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, पादरी बनना स्वीकार किया। इन द एंग्लिकन चर्च, एक एंग्लिकन चर्च है, वहाँ पर वो पादरी बनना स्वीकार कर लिया, जिसको फादर भी कहते हैं, तो वो बनना वो स्वीकार कर लिया। एंड सून बिकम, ठीक है, बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, और वो प्रीचर्स बन गए। प्रीचर्स का मतलब उपदेश देने वाले, उपदेशक कह सकते हैं। तो कहते हैं कि एंड सून, अब बहुत ही जल्दी, बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। तो ये प्रीचर्स का मतलब समझ में आ गया, और वन ऑफ द आपको समझ में आ गया, यानी कि सबसे महान में से एक, ठीक है, यानी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट प्रीचर, यानी कि जितने भी उपदेशक थे, जितने महान उपदेशक थे जो उपदेश देते थे, उन सभी महान उपदेशकों में से ये भी एक थे। ठीक है, कौन? तो जॉन डन बन गए और ऑफ हिज टाइम, और अपने समय में सबसे बड़े उपदेशक बन गए, यानी कि महान उपदेशक में से भी एक ये भी महान उपदेशक थे, नाम था जॉन डन। इन लव लेडीज्म, यानी कि प्यार के गीतों में, ठीक है, लेडीज्म का होता है गीत कह सकते हैं यहाँ पर, चाहे सुरताल ले भी कह सकते हैं। इन लव लेडीज्म यानी कि इन प्यार के गीतों में डॉन ब्रूक कंप्लीटली विथ द पेट्रांचल ट्रेडिशन, यानी कि जॉन डन जो है पूर्ण रूप से, ठीक है, ब्रिक विथ जो होता है ना, एक फ्रेज है, उसका मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो डन ब्रॉक कंप्लीटली विद द पेट्रांचल ट्रेडिशन, डन ने पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से पेट्रांचल ट्रेडिशन को, ये पेट्रांचल जो परंपरा है, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, ये जो परंपरा है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीटली ब्रेक विथ कर दिया, यानी कि त्याग दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? देखिए, कहता है कि इंट्रोड्यूसिंग यानी कि परिचय देते हुए कहते हैं यहाँ पर, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉल्क्यूल टोन, इंटेलेक्चुअल एंड कॉल्क्यूल टोन, यानी कि बौद्धिक और बोलचाल की भाषा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड कॉल्क्यूल टोन, बौद्धिक भाषा का परिचय देते हुए वो इनको त्याग दिए। कहते हैं यहाँ पर हिज लव पोएम्स, उनकी जो प्यार वाली जो कविताएं हैं, ठीक है, हिज लव पोएम्स, उनकी प्यार वाली जो कविता है, यूज द लेटेस्ट, वो उपयोग करते हैं, क्या चीज़ उपयोग करते हैं? लेटेस्ट डिस्कवरीज, हाल की जो खोजें हैं, डिस्कवरी जो माने खोजें जो हैं, हाल की जो खोजें हैं, क्या चीज़ का? ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, और साइंस का और ज्योग्राफी का, यानी विज्ञान का और भूगोल का, टू हैमर होम का मतलब होता है आपका जोर डालना। तो इसकी जो खोज है उस पर जोर डालते हैं, ठीक है, दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। टू हैमर होम ए पॉइंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक बिंदु पर जोर डालते हैं, ठीक है, एक बिंदु पर वो जोर डालते हैं। इसकी नई जो खोजें हैं, लेटेस्ट इसकी जो खोजें हैं, साइंस और ज्योग्राफी जो है इसकी, तो हैमर होम करते हैं, एक बिंदु पर ये जोर डालते हैं, ठीक है, दबाव डालते हैं। एंड कंबाइन पैशन, और जुनून को, उत्तेजना को क्या करता है? जोड़ने का काम करते हैं, ये कंबाइन करते हैं पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल। वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल का मतलब मौखिक और बौद्धिक, ये मौखिक और बौद्धिक टीजिंग, यानी कि मौखिक और बौद्धिक टीजिंग का मतलब होता है जो एक तरह से है ना, चिढ़ाना, चिड़चिड़ेपन के लिए वो क्या करते हैं? मौखिक और बौद्धिक, समझ आ गया? बौद्धिक बातों को, चिड़चिड़ेपन को हटाने की जोर डालते हैं, ठीक है यहाँ पर। और आगे डन इज वेल नॉन, जो जॉन डन है वो वेल नॉन यानी फेमस है। क्यों फेमस है? वेल नॉन का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होना, फेमस होना। तो डन इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जो जॉन डन है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। इसकी किताब है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। सॉन्ग्स का मतलब गीत होता है और सोनेट्स का मतलब आपको पता ही होगा, 14 लाइन वाली जो कविता होता है उसको सोनेट्स कहा था। ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ध्यान दे। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। सेटायर्स के लिए एंड एलेगीज के लिए। सेटायर्स का मतलब क्या होता है? आपको पता होता है, व्यंग्य करने के लिए, प्रहसन के लिए। एंड एलेगीज क्या होता है? शोक गीत कहिए, दुख का गीत कहिए, इनके लिए वो प्रसिद्ध है। एंड सेरेमन्स का मतलब क्या होता है? तो आप जान गए होंगे, उपदेश के लिए, उपदेश देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सेरेमन्स का मतलब उपदेश देना होता है, तो उपदेश देने के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट में जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, और वो क्या करते हैं? जेन्युइन पोएटिक फीलिंग को दर्शाता है, यानी कि वास्तविक कविता संबंधी भावनाओं को बताते हैं, दिखाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स यानी कि वास्तविक जो कविता के संबंधित भावना उसको दिखाते हैं। हार्श मीटर्स, और कठोर मीटर को भी दिखाते हैं। एंड स्ट्रेंड एंड विमिस्कल, यानी कि तनावपूर्ण। स्ट्रेंड माने क्या होता है? तनावपूर्ण। और विमिस्कल मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप समझने का कोशिश करेंगे तो ये विमिस्कल इमेजेज का मतलब होता है चंचल मनमोजी चित्र को दर्शाते भी हैं। विमिस्कल इमेजेज चंचल मनमोजी चित्र को भी वो दर्शाते हैं। इमेजेज कैरेक्टराइज्ड, और उसको चित्रित भी करते हैं। ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, उनकी सभी रचनाओं में, उनकी सभी कविता संबंधी रचनाओं को वो इसी प्रकार दिखाते हैं, ठीक है, अच्छा से दर्शाते हैं।
ठीक है, ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस, यानी कि उनकी सभी कविता संबंधी रचनाओं में इन सारे चीज़ों को वो दर्शाते हैं जॉन डन, और बहुत बढ़िया से वो प्रसिद्ध हो गए। तो चलिए यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमें लगता है कि लाइन बाय लाइन आपको समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ। ये किताब आप याद कर लीजिए, इसे वो पूछा भी जाता है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए एक बार आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।